एवरीवन, दिस इज आशी। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फास्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने इसे सेक्टर्स पता होना चाहिए हमें क्या होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो हमारे आसपास हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम मनी के लिए करते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी करते हैं, राइट। जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। और इन्हें क्या है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है क्लासिफाई करने के लिए, ताकि क्या है हम उसे समझ सके आसानी से, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। समझ आया, ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। तो ये अब हमें 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा है प्राइमरी सेक्टर, ओके, देन सेकेंडरी सेक्टर जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, थर्ड इज टेरेस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि हम जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करके, उससे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, राइट। तो इससे क्या होता है, जो भी बेस होता है सारे प्रोडक्ट्स का, उसका वो कहाँ से आता है, हमें हमारे प्राइमरी सेक्टर से आता है। ये मोस्टली क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलता है। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमें पता है सब्जी वगैरह भी यहाँ से आएगा, कॉटन भी, वीट भी, और ये हमारा सब क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स, इट मीन्स, राइट। तो अगर हम सेकेंड पे जाएं, सेकेंड सेक्टर की तरफ जाएं, तो वो क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्या है, फॉर्म चेंज करके उनका मतलब मशीन में डाल के क्या है, उसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो क्रॉप्स होती हैं उसे हम प्रोसेस करके फूड बनाते हैं, राइट, कुक करके फूड बनाते हैं। जो हमारी कॉटन होती है उसे कॉटन शर्ट्स बनती हैं, अलग अलग चीज बनती है, राइट। तो वही सब चीजें क्या होती है, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। मतलब जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी काम है, उसका फॉर्म चेंज करना, राइट, उसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। और इन दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी को साथ में लेके चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ताकि डेवलपमेंट हो सके, राइट। हमने फर्स्ट चैप्टर में डेवलपमेंट पढ़ा था, आपको आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, राइट। तो जो भी डेवलपमेंट है इन एक्टिविटीज का होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, वो एक्टिविटीज किसके बिना नहीं हो पाती, किसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वो टेरिटरी सेक्टर है, जो जिसे हम डिफरेंट अदर नेम हम दे सकते हैं। क्या नेम दे सकते हैं, क्या नेम दे सकते हैं, सर्विस सेक्टर। क्या नेम दे सकते हैं, सर्विस सेक्टर, राइट। दे आर ए नीड फॉर और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो क्या है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, राइट। तो ये जो प्रोसेस है वो कोई और गुड्स को नहीं प्रोड्यूस करते, राइट, लेकिन कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, और ट्रेड हो गया, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इतना तीनों सेक्टर्स क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, 3 अलग अलग कैटेगरीज में ये ग्रुप तो है, लेकिन फिर भी क्या है, हाईली इंटरडिपेंडेंट है। मतलब एक दूसरे पे फिर भी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, डिपेंडेंट है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब हमें 3 सेक्टर्स तो हमें पता लग गया। अब हम तीनों को कंपेयर करेंगे, कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसा ग्रोथ है, कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हम सारे गुड्स और सर्विसेज को कैसे काउंट करते हैं, और हमें हर सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन के बारे में कैसे पता लगता है, राइट। तो आप खुद सोचिए, इतने गुड्स एंड सर्विसेज दुनिया भर के हैं, तो क्या उसे काउंट करना पॉसिबल हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है हमारे, वो क्या है, इस नॉर्मल टास्क को, बड़े से टास्क को भी क्या है, बहुत अच्छे से आराम से कर पाते हैं, राइट। कैसे कर पाते हैं, वो गुड्स को ऐड करने की जगह वो क्या करते हैं, जो गुड्स की वैल्यू है, उनका प्राइस है, उसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब प्राइस का तो पता है ना, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास काफी सारी बुक्स हैं, ठीक है, जैसे ये हमारी क्या है, एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की है। तो ऐसे ही अपने पूरे इंडिया में अगर एनसीईआरटी को हम देखें, तो फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन एनसीईआरटीज है, 100 मिलियन एनसीईआरटीज है। तो 100 मिलियन को अगर हम 100 उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना क्या है, बुक्स का कॉस्ट आया। वैसे हम बुक्स का देखने के बाद नोटबुक्स का देखें या फिर और कुछ देखें, तो वैसे टोटल करके प्राइस हो जाएगा, राइट। तो वो ही चीज क्या है, हम कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम पता लगा सके कौन सा जो सेक्टर है वो ज्यादा अच्छा कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर फाइनल गुड्स और सर्विसेज को हम इंक्लूड कर रहे हैं, फाइनल चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें पहले वाली इंटरमीडिएट गुड्स भी आ जाएंगे। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो सारे गुड्स जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में यूज होते हैं, प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं। नहीं समझ आया, ये कंसेप्ट बहुत हाई लेवल का है, आपको मैं इजीली बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाय बनानी है, तो चाय के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, और शुगर भी चाहिए हमें, देन हमें टी लीव्स चाहिए, और मिल्क चाहिए, राइट। तो वो ये सब चीजें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक डिश के, तो वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट जो भी हमारी डिश होती है, उसे क्या बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। अब आप खुद सोचिए, चाय हमने खरीदी, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 रुपीज की चाय खरीदी, तो उसमें उसी के प्राइस में
वो सब जो उसने उसमें इंग्रेडिएंट्स लगे उसका प्राइस आ जाएगा। तो हमें इंग्रेडिएंट्स का प्राइस तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं। इन केस अगर हम ऐड करते हैं तो वो डबल डबल नहीं आ जाएगा, डबल डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। ओके, क्लियर आ गया? किसमें इंक्लूड करते हैं? जीडीपी में। जीडीपी हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं क्या है, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको बता दी कि सेम थिंग्स को दोबारा दोबारा काउंट नहीं करते। अब ये जो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ फॉर दैट ईयर। मतलब जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर के एक पर्टिकुलर ईयर में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन होता है। अब मैंने आपको बताया था, मैं जीडीपी के बारे में आपको बताने वाली आएगा, ठीक है। तो ये रहा जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? यही गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, मतलब प्राइस जो भी प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द कंट्री, हमारी जैसे कंट्री में, जैसे इंडिया में एक पर्टिकुलर ईयर में, जैसे 2024-25 में हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, गारंटीड है। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए, जीडीपी होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखें। तो हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में काफी कुछ है, ठीक है, आपको नेक्स्ट पेज पे सब पता लग जाएगा। जो चीज अनइम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है नहीं 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 पढ़ना चाहिए, याद रखने वाली चीज नहीं है, स्टोरी सिर्फ है, वो मैं आपको स्किप करती जा रही हूँ, और जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इन केस आप यूपीएससी वगैरह के लिए ये देख रहे हैं वीडियो, तो दैट्स बेस्ट। और आप क्लास वाइज देख रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स इन इंडिया, हमें सेक्टर्स पढ़े। प्राइमरी हमें पता है क्या होता है, सेकेंडरी पता है क्या होता है, टेरिशरी सेक्टर क्या होता है पता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कंटिन्यू कीजिए वीडियो, नहीं तो बैक जाइए रिवर्स में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, तो फायदा उठाइए और अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करिए पहले। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे ग्राफ से। तो फर्स्ट ग्राफ क्या कह रहा है कि जो इन तीन सेक्टर्स का प्रोडक्शन था, जीडीपी था, वो इतना था 1973-1974 में, और ये बढ़कर इतना हो गया, इस लेवल पे हो गया, ठीक है, हमें दिख रहा है चार्ट। तो अब बार ग्राफ में दिख रहा है कि 2013 और 14 में इतना हो गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो ब्लू वाला कलर है वो ऑलमोस्ट बड़ा है, लेकिन इतना नहीं बड़ा। ग्रीन, रेड वाला कलर जो है वो बड़ा है, काफी बड़ा है ब्लू के कंपैरिजन में, अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। अब जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला सबसे ज्यादा बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे ब्लू है प्राइमरी, ग्रीन है टेरिशरी, और रेड है सेकेंडरी, ठीक है। तो इतना समझ आ रहा है। अब इस डाटा से हमें क्या पता लग रहा है कि जो टेरिशरी है, टेरिशरी सेक्टर सबसे ज्यादा क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है, ठीक है। तो आप ग्राफ देख के, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। ग्राफ देखिए कि हाँ बताइए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इस वाले में, 90s वाले में, और यही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है 13-14 ईयर में। तो आप सब चीजें ये बता सकते हैं, तो आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब आपको ये कंपैरिजन करना है, कंक्लूजन निकालना है इस कंपैरिजन से। तो हमने यही देखा कि टेरिशरी सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है आपके प्रोडक्शन में, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन क्या है, बढ़ता जा रहा है टेरिशरी सेक्टर में, और 2013-14 ईयर में क्या हुआ, टेरिशरी सेक्टर क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था इंडिया में, जो प्राइमरी सेकेंडरी को क्या, प्राइमरी सेक्टर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले अगर 90s में देखे तो कौन सा था, प्राइमरी था, लेकिन 2013-14 में क्या हुआ, टेरिशरी सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया। अब आप खुद बताइए, व्हाई द टेरिशरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, क्यों हो गया? तो उसके सेवरल रीजंस है। फर्स्ट, ये बेसिक जो हमारी सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, पोस्ट है, टेलीग्राफ सर्विसेज हैं, और इन सब की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ी हुई, रिक्वायर्ड थे, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, बेसिक सर्विसेज थी। और जो डेवलपमेंट कंट्री है उसकी क्या होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी सर्विसेज क्या है, जनता को क्या है, प्रोवाइड करवाई जाए, तो वही जनता काम करती है। अब सेकंड रीजन क्या था, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है सीधा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ मैं, आपको इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉइंट वाइज फर्स्ट पॉइंट बनाओगे, बेसिक सर्विसेज, और ये पैरा में से जो भी आपको याद आए उस टाइम पे लिख सकते हो। तो आपको की पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करके बताई। सेकंड पॉइंट क्या बनाओगे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बनाओगे, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स मोर वुड बी द डिमांड ऑफ फॉर सच सर्विसेज। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे इन सर्विसेज का भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो उन्होंने नहीं करना है, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, इन सब की क्या है, सर्विसेज वही प्रोवाइड करेंगे, राइट। इनकम लेवल्स राइज, इससे क्या होगा, इनकम लेवल भी उनका इंक्रीज होगा। किसके लिए, जो भी टूरिज्म, शॉपिंग और ये सब प्रोफेशनल ट्रेनिंग, स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में, तो इनकम भी इंक्रीज होगा। थर्ड थर्ड रीजन, इनकम लेवल राइज, इनका लेवल भी क्या हो गया, इनकम का बढ़ता है। फोर्थ क्या है, न्यू क्रिएशन, न्यू सर्विसेज का क्या है, सर्टेन ऊपर के वो आए, तो वो चीज भी है, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे पता लग गया जीडीपी में कौन से शेयर है, तो ये भी थोड़ा डाटा ध्यान रखना है। पहले प्राइमरी का शेयर ज्यादा था, और सेकेंडरी मिडिल में रहा है, और टेरिशरी का क्या है, ज्यादा था, ठीक है, पर
मतलब ये थोड़े से ना सेम से लग रहे हैं, प्राइमरी और टेरिशरी। इसमें क्या हुआ, 2013-14 में प्राइमरी का शेयर कम हो गया जीडीपी में और टेरिशरी का बढ़ गया और सेकेंडरी का थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब क्या है, एक टाइम पे तो क्या है, लिमिटेड ये जो सर्विसेज हैं, हाईली स्किल्ड जो पर्सन है, वर्कर्स हैं, एजुकेटेड है, उनको एम्प्लॉय करते जा रहे हैं। और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मतलब इन सर्विसेज में नहीं हो पाए, तो वो शॉपकीपर्स बन रहे हैं, प्रिपेयर पर्सन बन रहे हैं, तो उनका भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेयरली कुछ ना कुछ कमा पाते हैं, उनका सर्वाइवल करना मुश्किल है। क्यों कर रहे हैं पर वो ये काम? क्योंकि उनके लिए पास अलग अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। तो ये भी हमारा फिफ्थ पॉइंट हो सकता है इन कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में आपको जो हाईलाइट करके मैंने बताया, तो वो लिख देंगे, आपके नाम मार्क्स कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ हेंस से आप ये भी हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ठीक है। हेंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस, तो ये भी हमें पता लग गया। आगे हम देखें कि मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ पे एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ग्राफ 2 हमने देख लिया कहाँ पर हम पे एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इंडिया इज दैट व्हाइल देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी, सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे जीडीपी का शेयर में है, तो वैसे एम्प्लॉयमेंट में शेयर नहीं है, राइट, सेम सेम नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट के शेयर देखें तो पहले 71 था, 44 हुआ, 11 से 25 हुआ, 18 से सिर्फ 31 हुआ। तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो अभी भी ग्रेट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। कैसे भाई, जब जीडीपी में शेयर नहीं है तो फिर भी कैसे ये तो कुछ लोचा है ना। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जो सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर है, उन्होंने इनफ जॉब्स क्या है क्रिएट नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई, देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। तो आधे से 50+ वर्कर्स का है प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बाकी जो है वो टेरिशरी और सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। और वो क्या है, हाफ से कम लोगों को क्या है एम्प्लॉय करते हैं। अब इसमें क्या है, ये देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इट्स इज नेसेसरी। जितने चाहिए उससे ज्यादा लोग हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। और ये जो वर्कर्स है, अदर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो ये क्या अंडर एम्प्लॉयड है, क्या है, अंडर एम्प्लॉयड। अब ये नया सा टर्म आ गया, क्या होता है अंडर एम्प्लॉयड। अब अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयड, तो ये इसका डेफिनेशन है। This is a situation of underemployment where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। मेरा potential है कि मैं दिन में 10 घंटे काम कर सकती हूँ, लेकिन भाई मुझे कोई एम्प्लॉय नहीं कर रहा 10 आवर्स के लिए। तो वो क्या है, मैं अंडर एम्प्लॉयड हूँ, मतलब मैं अपने पोटेंशियल का पूरा काम मतलब फायदा नहीं उठा पा रही हूँ। तो उसे क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयड। एंड सीरियसली आई एम अंडर एम्प्लॉयड, आई शुड अप्लाई फॉर सम जॉब्स, राइट, आई विल। अब this kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। एक तो होता है अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल बेले बैठे हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए, राइट, कुछ भी नहीं कर रहे, वो दिख रहा है कि हाँ अनएम्प्लॉयड है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयड क्या होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि वो हिडन होता है, वो क्लियरली नहीं लगता। तो वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। हम काम करते हुए दिख तो रहे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, तो वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आया। अब ये क्या है, वो क्या करते हैं, कई बार हमने देखा ना, रिक्शे वाले पूरा दिन मेहनत करेंगे लेकिन लास्ट में 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है, वो सब चीजें देखी है ना हमने। तो दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। पूरा दिन लगा के भी थोड़ा सा कमा पाते हैं। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डोंट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए वो काम ये कर रहे हैं। क्लियर। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जा रही है, की जाए, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीकल्चर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक रूरल रोड्स दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, ठीक है। तो मतलब अगर गवर्नमेंट क्या है ट्रांसपोर्टेशन और क्रॉप्स के लिए स्टोरेज में पैसा लगाती है, मिनी ट्रक्स वहाँ पे पहुँच सकते हैं हर जगह से, तब ये काम हो सकता है। ये एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देगी, ना कि सिर्फ फार्मर्स को, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड करते हैं उनको भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे गुड मेकिंग फैक्ट्री चल रही है हरियाणा में, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगा, स्टोरेज का होगा, तो बेटर होगा, ठीक है। इससे क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, प्रमोट करना और लोकेट करना इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को सेमी रूरल एरियाज में, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। अब इसमें क्या है, कोई एक कोल्ड स्टोरेज को ओपन करके काम हो सकता है, हनी कलेक्शन सेंटर्स ओपन किए जा सकते हैं, राइट। इसके लिए क्या है, बहुत सारा, जैसे टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए हमें टीचर्स भी चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। बिल्डिंग्स चाहिए, मोर स्टाफ चाहिए, टीचर चाहिए, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन जो है, नीति आयोग की अगर नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अगर ये लिख के आएंगे तो आपका एक कदम भर तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 20 लाख जॉब्स जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में और हो सकती हैं। अभी ध्यान से देखें तो मैंने हाईलाइट करके रखा है थोड़ा अच्छे से। तो इसमें क्या है कि आप
देखिए कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम अगर लोगों की बढ़ानी है तो बढ़ाई जा सकती है हर जगह की। किस में बढ़ाई जा सकती है? टूरिज्म में, क्राफ्ट इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में। कैसे? लेकिन ये सब करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट चाहिए हमें गवर्नमेंट से। जो टूरिज्म सेक्टर है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हर साल क्या है, 35 लाख पीपल को और एम्प्लॉयमेंट दे सकता है टूरिज्म सेक्टर, राइट? तो राइट टू वर्क हमने एक प्रोग्राम के तहत क्या चलाया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मनरेगा है वो नरेगा मरेगा जो भी है, तो वो चलाया 2005 में। जिसमें क्या है, 25 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के जो है वो शामिल थे। इसमें क्या है, मनरेगा के अंदर लोगों को क्या है, काम मिलता है 100 दिनों के लिए, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है एक साल में बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं कि अगर किसी को काम नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट क्या है, उन्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसा देती है, राइट? अब आगे है डिविजन्स ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये सेक्टर्स जो है वो दो तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आप अगर आगे थोड़ा चैप्टर में जाएंगे तो इसे आप और डिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड देखते हैं। यू कैन रीड दीज स्टोरीज बाय योर सेल्फ, राइट? जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड दिस, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? इसमें सारे एंटरप्राइज वर्क्स ऑफ प्लेस यूज किया जाता है। यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है और वर्क क्या होता है, अशोर्ड होता है। यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, अलग अलग लॉज जो है उसको फॉलो किया जाता है। इसलिए इसे क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। इसमें फॉर्मल प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होती है, सिक्योरिटी होती है, नंबर ऑफ आवर्स फिक्स होते हैं, और टाइम अगर आप करते हो तो उसके लिए पे किया जाता है, पेड लीव होती है और पेमेंट मिलती है हॉलीडेज की, प्रोमिनेंट फंड, पीएफ, ग्रेचुटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ड्रिंकिंग वाटर और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, पेंशन भी मिलती है जब रिटायर हो जाते हैं, राइट? तो ये सब फायदे बेनिफिट्स किसके हैं, प्रोस किसके हैं? ऑर्गेनाइज सोसाइटी के, ऑर्गेनाइज सेक्टर के। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम कैटेगराइज करते हैं स्मॉल एंड सैकेज, सॉरी, स्मॉल और सेक्टर्ड यूनिट्स में, जो क्या होती है, लार्जली क्या होती है, कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है। इसका कोई प्रोविजन नहीं होता ओवर टाइम के लिए, एंड पेड लीव होती नहीं है, ना हॉलीडेज, ना लीव ड्यूरिंग सिकनेस। जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी सिक्योर नहीं है, लोगों को कभी भी कह दिया जा सकता है कि यू आर फायर्ड, ठीक है, छोड़ के चले जाओ हमें। ये सब चीज़ें होती हैं। अब वर्कर्स को कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किया जाए सेफ? तो एक सिंपल सी चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो इसे क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना पड़ेगा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को, कि और उन्हें अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना पड़ेगा, राइट? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए उनकी। अब अगर रिकॉल करें हमने क्या पढ़ा, तो 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिस्ट्री, ठीक है। ये नेचर ऑफ एक्टिविटी पे डिवाइड होते हैं। अब हमने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी पढ़ लिया सेक्टर्स को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, पढ़ने जा रहे हैं कि ऑनरशिप पे टर्म्स पे, ऑनरशिप पे बेसिस पे क्या होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं ये सेक्टर्स, राइट? सो ओनरशिप पे अगर हम देखें ध्यान से, तो जो पब्लिक होते हैं, पब्लिक सेक्टर है, वो गवर्नमेंट के सारे एसेट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, राइट? और प्राइवेट में क्या होता है, ओनरशिप ऑफ ये जो एसेट्स है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज के हाथ में होती है। जैसे एग्जांपल के लिए रेलवे और पोस्ट ऑफिस क्या है, पब्लिक सेक्टर के हैं। लेकिन टेस्को की बात करें, आरआईएल की बात करें, ठीक है, तो ये सब किसके अंडर है, एक प्राइवेट पर्सन के अंडर है, प्राइवेटली ओन किया जाता है इनको, राइट? तो ये हमें पता लग गया। अब देर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय अ सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट एनी रीजनेबल कोस्ट। तो सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं रीजनेबल प्राइस पे, लेकिन नहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो अवेलेबल कराता है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, राइट? तो इसके लिए कुछ सी को तो जिम्मेदारी लेनी है ना, तो गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी लेती है, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को। और क्या करती है गवर्नमेंट, जो फार्मर्स हैं उनसे क्या है, वीट और राइस, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वी रेड इट इन 9th क्लास, राइट? तो एग्रीकल्चर जो है वो फेयर प्राइस, एमएसपी, ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो फेयर प्राइस पे वो गवर्नमेंट देती है। अब इसमें क्या है, द गवर्नमेंट हैज टू बी सम कोस्ट, कुछ जो पैसा है वो अपने कोषागार से, ठीक है, निकालना पड़ता है। और गवर्नमेंट इस तरीके से कंज्यूमर्स और फार्मर्स दोनों को सपोर्ट करते हैं। अब जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, वो क्या है, स्पेंड करना किस चीज़ पे, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में। और मैंने जो ये चीज़ें हाईलाइट की है, लाइक प्रॉपर स्कूल रन करने में, क्वालिटी एजुकेशन देने में, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। जो गवर्नमेंट का जो इंडिया का साइज है इलिटरेट
पॉपुलेशन का, अनपढ़ लोगों का वो सबसे ज़्यादा है इस पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, ठीक है। तो अब क्या है, आई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो IMR होता है वो उड़ीसा का 40 है और मध्य प्रदेश का 48 है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा है पूरे सीजन ऑफ द वर्ल्ड से भी। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट को ध्यान कहाँ देने की ज़रूरत है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन पे ज़रूरी है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है। दिस इज़ द लास्ट लाइन जब कंक्लूजन में लिख सकते हैं, वेट, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज द लाइन, it is also the duty of the government to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending in these areas। तो ये आप जहाँ पे भी जो भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिले तो आंसर में लास्ट में बिल्कुल कंक्लूजन में आप ये लाइन कॉपी पेस्ट करके आ जाए। तो समिंग अप में सेम है, ठीक है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपका। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया है, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी और आई होप मैंने आपको कुछ वैल्यू ऐड किया है बाय क्रिएटिंग दिस वीडियो। जस्ट कमेंट डाउन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे, स्पेसिफिक क्लास का, स्पेसिफिक कुछ भी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे बताइए। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।